हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आपसे एक स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का दोस्तों लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 चैप्टर नंबर फर्स्ट दोस्तों चैप्टर नंबर जो है आज हम लोग फर्स्ट पर चर्चा करेंगे। क्लास 10th का है दोस्तों। जो हमारे भाई बहन नए साथी होंगे जो 9th का पूरा पॉलिटिकल साइंस नहीं देखे होंगे वो जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ 9th का पॉलिटिकल साइंस लगा होगा, आप लोग उसको देखिए। उसके बाद आप लोग 10th का पॉलिटिकल साइंस देखिए दोस्तों, राजनीतिक शास्त्र देखिए, क्योंकि आपका जिनका ऑप्शनल में 40 को पॉलिटिकल का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस जिसका ऑप्शनल में होगा उनके लिए ये बेहद ही सुनहरा अवसर है दोस्तों कि आपको लाइन बाय लाइन NCERT का पढ़ाया गया है। एग्जाम्पल 91 पे आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए 1 से 2 बार 3 बार और उसको समझिए, आपकी सोचन शक्ति बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा दोस्तों, और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने पर बनाने में भी आसानी होगी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका सत्ता की साझेदारी दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर आपका दूसरा है संघवाद दोस्तों, तीसरा आपका जाति धर्म और लैंगिक मसले है दोस्तों, फिर आपका राजनीतिक दल है चैप्टर नंबर 4 दोस्तों, पांचवा लोकतंत्र का परिणाम है दोस्तों। उसके बाद आपका 10th का भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है दोस्तों वो भारत का संविधान उद्देश्य का देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना स्वतंत्र देखिए न्याय 3 प्रकार के देते हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय 3 प्रकार के और स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार का दिया जाता है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना दोस्तों। और प्रतिष्ठा दोस्तों 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सत्ता की साझेदारी देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट है दोस्तों क्लास 10th का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका पर देखिए दोस्तों, बेल्जियम और श्रीलंका, तो इसको हम जूम करते हैं दोस्तों। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। कहाँ का दोस्तों? यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है दोस्तों। इसकी सीमा किससे लगती है? बेल्जियम की दोस्तों, तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है दोस्तों। इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है दोस्तों, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है दोस्तों, हरियाणा की आबादी से आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है दोस्तों। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, 59% हिस्सा जो है फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है दोस्तों, और शेष 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहता है। कहाँ पे दोस्तों? बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच दोस्तों। चलिए शेष 1% लोग जर्मन भी बोलते हैं। तो 1% जो लोग हैं वो क्या वो कौन सा भाषा बोलते हैं? जर्मन दोस्तों। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो 20% लोग जो है कैसी भाषा बोलते हैं? डच भाषा दोस्तों। इसलिए हम लोग आगे देखते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं दोस्तों। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग इस स्थिति से नाराजगी थी दोस्तों।
इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा और इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा दोस्तों। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे दोस्तों, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे दोस्तों। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है दोस्तों, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है दोस्तों। श्रीलंका जो है हरियाणा के बराबर है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जातीय समूहों के लोग हैं दोस्तों। आबादी में भी कई जातियों समूहों के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिसकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है दोस्तों। 74% सिंहलियों लोग रहते हैं। और फिर तमिलों का नंबर आता है। फिर किसका नंबर आता है साथियों? तमिलों का, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 18% तमिलों का है दोस्तों। तमिलों में भी 2 समूह हैं। एक श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं जो 13% हैं। श्रीलंकाई मूल के तमिल देखिए बेल्जियम के समुदाय का क्षेत्र दोस्तों। देखिए ब्रुसेल्स इसकी राजधानी हुआ। और बिलोना फ्रेंच भाषी बोलते हैं जो ब्लैक है दोस्तों। फ्लेमिश डच भाषी ब्लू कलर का, जो ये सब डच भाषा बोलता है दोस्तों, डच भाषा। और ये सब जो है आपका बोलता है बेलोन भाषा दोस्तों। कौन भाषा? बेलोन दोस्तों। फ्रेंच भाषी बेलोन को कहते हैं हम लोग। और जर्मन भाषा देखिए आपका 1% है दोस्तों। इस साइड में जो है जर्मन भाषा बोला जाता है। चलिए देखिए बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्रों को देखें। इनके किस इलाके में विभिन्न समुदायों के सघन आबादी नजर आ रही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और हिंदुस्तानी तमिल जो अंग्रेज के काल में दोस्तों, औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंहली और भाषाई लोग बौद्ध हैं दोस्तों। अधिकतर जो है सिंहली भाषाई लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषाई लोग में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है दोस्तों। वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। देखिए श्रीलंका में रुक जाइए दोस्तों, पहले थोड़ा ऊपर पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट किया जाए। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती है। संभव था इससे देश बंट जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोंकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। चलिए देखते हैं हम लोग। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद दोस्तों। श्रीलंका में जो है बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्वता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक प्रस्ती के तहत कई कदम उठाए दोस्तों। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिलों को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया।
देखिए, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों में श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सरकार, राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां चलिए थोड़ा देख लीजिए दोस्तों। सिंहली भाषा बोलते हैं, ये जो एरिया इसमें सब सिंहली भाषा बोलने वाला एरिया है दोस्तों। देखिए, श्रीलंकाई तमिल जो है ये रेड कलर का श्रीलंकाई तमिल भाषा बोलते हैं, और भारतीय तमिल जो है वो है रेड, ये भारतीय तमिल लोग हैं दोस्तों। ये जो है भारतीय तमिल लोग हैं, ये सब भारतीय तमिल लोग हैं दोस्तों। फिर देखिए, मुसलमान जो है ये अब थोड़ा जो कटा ये मुसलमान लोग का दोनों भाषा बोलते हैं दोस्तों। बट्टी का कोलाबा दोस्तों, बट्टी का कोलबा, टिंको माली, कोलंबो इधर है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं बॉक्स में क्या दिया गया। बात बोलो वेद को दोस्तों। बहुसंख्यक बात, यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सरकार की नीतियों और श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तक शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम ने सरकार बनाने की मांग को लेकर अपने राजनीतिक संगठन बने। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा बॉक्स में दोस्तों, बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है? अगर श्रीलंका में सिंहलियों का राज नहीं होगा तो किसका राज होगा? श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हो गया दोस्तों। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोग रोजी रोटी चौपट हो गई। अपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग अब बेल्जियम की साझेदारी चर्चा करते हैं। बेल्जियम की समझदारी दोस्तों, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है, तब कोई और देश ऐसा नहीं कर पाएगा। बेल्जियम मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखें बॉक्स में। देखते हैं हम लोग पहले बॉक्स दोस्तों।
देखिए, गृहयुद्ध किसी भी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों के हिंसक लड़ाई ऐसे रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृहयुद्ध कहते हैं। चलिए, कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं दोस्तों। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रही। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केंद्र सरकार अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधि के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी के प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। चलिए, बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ दिए गए फोटोग्राफ में अंकित है। गौर करें कि स्थान का नाम और दिशा जानकारी 2 भाषाओं फ्रेंच और डच में दी गई है। भला यह भी कोई समाधान हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान ऐसी बातें नहीं कहता कि किस समुदाय से कितने मंत्री होंगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस समुदाय सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसला लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वाले के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृहयुद्ध के आशंकाओं पर विराम लग गया, वरना गृहयुद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स उसका मुख्यालय चुना गया। दोस्तों, ब्रुसेल्स बेल्जियम की स्थित यूरोपीय सांसद देखिए दोस्तों, बेल्जियम में स्थित यूरोपीय सांसद ब्रुसेल्स का ये दोस्तों देखिए। तो आपको कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदार से हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यह बात तो कुछ अजीब लगती है, खैर जरा सोचने दीजिए। देखिए, अखबारनामा दोस्तों, कोई एक अखबार पूरे हफ्ते भर पढ़े और फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों की कतरने जमा करें। 5-5 छात्रों के 2 समूह एक साथ काम कर सकते हैं। फिर दोनों समूह अपनी सारी कतरन साथ मिलाकर कुछ इस तरह से काम कर सकते हैं। सारे झगड़ों को उनके स्थान, अपने प्रदेश, देश से बाहर के हिसाब से वर्गीकृत करें। इन टकरावों के कारण जानने की कोशिश करें इनमें से कितने विवाद सत्ता के बंटवारे को लेकर है। इनमें से किस विवाद को सत्ता साझेदार तय करके सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये देखते हैं। दोनों ही देश लोकतांत्रिक है और फिर सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय
दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने पर सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता में संकट में पड़ सकती है। जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है दोस्तों। देखिए सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। देखिए इस प्रकार सत्ता बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों को का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है दोस्तों। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी डर से रहे। इसलिए वह सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कर सकते हैं। युक्तिपरक यानी समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे को अभूतपूर्व महत्व देता है। नैतिक तर्क दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मन की एक समस्या का संकेत किया है। यह क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा रही। सन 2005 चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार माननी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामले पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी के लिए वेबसाइट है, लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एनिते बेल्जियम के उत्तरी इलाके एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ाती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में हो, लेकिन सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है। वह और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषी है और इसके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। देखिए कौन सी सरकार एनितो और सेल्वी की माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है, किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक और क्यों। चलिए आगे देखते हैं। खलील का उलझन देखिए दोस्तों, खलील का उलझन। जैसे कि होता आया है कि इस बार विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाया जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी, ये देखते हैं हम लोग।
बैरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उनके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, माँ सुन्नी मुसलमान थी। माँ कैसी थी? सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात ना थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बैरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था। गृह युद्ध में वे एक दूसरे के साथ लड़ते भी थे। लेकिन खलील एक चाचा ऐसी लड़ाई में मारा गया था दोस्तों। खलील का एक चाचा जो है ऐसी लड़ाई में मारा गया। देखिए, गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकती है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई के और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस इससे संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाई और मुसलमान के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए। दोनों पक्ष अभी भी इस समझौते पर आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच नहीं सकता। वह ना तो माँ के धर्म को मानता और ना ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ नहीं आता कि लेबनान में भी अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरफ कोई नहीं चलाता। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराएं, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए। भले ही वह किसी समुदाय का हो, लेकिन उसके जिन बड़े बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था इस शांति का अच्छा गारंटी है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते थे, लेकिन बैताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? तो क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बैताल विक्रम अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते हैं तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप बेचारे विक्रम को बैताल के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सत्ता के साझेदार के रूप में देखिए दोस्तों, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी कारण के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसला लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेने और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपनी शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों
नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें दोस्तों। देखिए, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहें, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका दोस्तों। पर न्यायपालिका की कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रित और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए समान सरकार हो, फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी समान सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर पर सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं है। कई देशों में प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ के संविधान इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। यह राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए ऐसी भी व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी इकाई है। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषा या धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीके से हम इकाई 2 पे चर्चा करेंगे दोस्तों। 4 पॉइंट देखिए, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सूचित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बराबरी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी
लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति और किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं, लेकिन सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदार करते हैं। इकाई 3 में देखेंगे हम राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। मेरे स्कूल में हर महीने क्लास मॉनिटर बदल जाता है, क्या आप इसे ही सत्ता की भागीदारी बता रहे हैं? सत्ता के बागडोर देखिए दोस्तों, देखिए किस तरह व्लादिमीर सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहेंगे खींच रहा है दोस्तों। देखिए ओले जॉनसन स्वीडन केगल कार्टून 25 फरवरी 2005 का ये है दोस्तों। देखते हैं हम लोग 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने। इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गई। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया। ऊपर दिए गए कार्टून में अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है? यहाँ जिस चीज़ की तरफ ध्यान खींचा गया उसकी पुष्टि क्या आप कुछ कार्टून जुटा सकते हैं? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं दोस्तों। ये सत्ता के साझेदारी की 4 श्रेणियों में से किसमें आते हैं? यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है? देखिए बम्बई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करे। नेक्स्ट देखिए कनाडा में ओंटारियो प्रांत, कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहां के मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करे और सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। नेक्स्ट देखिए रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां द यूनियन ऑन राइट परसेज और लिबरल याबालोस्को मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणापंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। इनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएं। देखिए नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्री ने एकजुट होकर मांग की है कि संघीय सरकार अपने आमदनी के स्रोतों को घोषित करे और वे यह भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। चलिए आपका चैप्टर क्लोज हो गया दोस्तों, आपका फर्स्ट चैप्टर क्लोज हो गया। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा। आपको इसी चैप्टर से क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा दोस्तों। आपका 6 चैप्टर है, 1 से लेके 6 चैप्टर 10th में दिया गया, 6 या 5 चैप्टर होगा दोस्तों। हम धीरे धीरे सभी चैप्टर को अपलोड कर देंगे। आप भाई बहनों से गुजारिश है आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों।